हेलो दोस्तों, आज के इलेक्ट्रिकल चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडक्शन मोटर की टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स या टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं, इंडक्शन मोटर की टॉर्क स्पीड या टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स आपको सामने दिखाई दे रही है। इंडक्शन मोटर के टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स को जानने से पहले हमें इंडक्शन मोटर के टॉर्क इक्वेशन को जानना ज़रूरी है। इसका इक्वेशन है T इक्वल्स टू के SE2 स्क्वायर R2 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस SX2 होल ब्रैकेट स्क्वायर। जैसा कि आप देख सकते हैं, y एक्सिस पर टॉर्क है जो न्यूटन मीटर में है और x एक्सिस पर स्पीड और स्लिप दोनों दी गई है। स्लिप और स्पीड ये एक दूसरे से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि हमें स्लिप का फॉर्मूला पता है, स्लिप इक्वल्स टू ns माइनस n अपॉन ns। क्योंकि स्टार्टिंग कंडीशन पर हमारी स्पीड 0 है, इसीलिए फार्मूले के हिसाब से हमें स्लिप 1 मिलती है और जैसे जैसे हमारी स्पीड बढ़ती जाएंगी फार्मूले के हिसाब से स्लिप कम होती जाएंगी और जब स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के इक्वल होंगी तो स्लिप ये 0 हो जाएंगी। लेकिन एक बात ध्यान में रखें कि इंडक्शन मोटर की स्पीड कभी सिंक्रोनस स्पीड के इक्वल नहीं होती, इसीलिए उसे असिंक्रोनस मोटर कहा जाता है। लेकिन हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने एज्यूम किया है कि अगर किसी तरह इंडक्शन मोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के बराबर हो गई तो फिर फार्मूले के हिसाब से हमारी स्लिप 0 हो जाएंगी। चलिए कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने की कोशिश करते हैं। पहला केस लेते हैं। हमने मोटर को स्टार्ट कर दिया है और मोटर अपनी फुल स्पीड पर घूम रही है, जिसका मतलब उसकी नो लोड स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के बहुत क्लोज है, लेकिन सिंक्रोनस स्पीड नहीं है। क्योंकि हमारी स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के बहुत क्लोज है, इसीलिए स्लिप जो है वो 0 के बहुत क्लोज है। रोटर रेजिस्टेंस R2 ये कांस्टेंट रहता है, क्योंकि रेजिस्टेंस एक फिजिकल पैरामीटर है और मोटर एक बार मैन्युफैक्चरिंग हो गई तो रोटर रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता। XR2 ये रनिंग कंडीशन का रोटर रिएक्टेंस है जो होता है इक्वल टू SX2। मोटर का रिएक्टेंस भी कांस्टेंट होता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के वक्त रिएक्टेंस को भी कांस्टेंट रखा जाता है। लेकिन हमारे पास जो XR2 है वो रोटर रिएक्टेंस इन रनिंग कंडीशन है, जो कि चेंज होता है, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है XR2 इक्वल्स टू SX2। और क्योंकि हमारी स्लिप ये स्पीड के साथ चेंज होती है, इसीलिए रोटर रिएक्टेंस इन रनिंग कंडीशन ये भी एक चेंजेबल पैरामीटर है। इन सब बातों को सामने रखते हुए अगर हम टॉर्क इक्वेशन को देखें तो टॉर्क इक्वेशन इक्वल टू के SE2 स्क्वायर R2 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस SX2 होल ब्रैकेट स्क्वायर। इसमें हमें पता चलेगा कि के जो है वो तो कांस्टेंट है और E2 जो है वो हमारे सप्लाई वोल्टेज पर डिपेंड है। क्योंकि हमने सप्लाई वोल्टेज कांस्टेंट रखा है, इसलिए हमारा जो E2 है वो भी कांस्टेंट रहेगा। और जैसा कि हम देख चुके हैं, R2 और X2 ये भी कांस्टेंट रहता है, इसलिए जो हमारी टॉर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगी स्लिप पर। अब टॉर्क इक्वेशन के फॉर्मूले में देखते हैं कि जो डिनोमिनेटर में हमें दिख रहा है SX2 स्क्वायर, वे और कुछ नहीं बल्कि XR2 जो कि रोटर रिएक्टेंस इन रनिंग कंडीशन है। और हमें पता है कि रोटर रिएक्टेंस इन रनिंग कंडीशन ये बहुत निग्लिजिबल होता है, क्योंकि स्लिप जो होती है वो रनिंग कंडीशन में बहुत लो होती है, जिसके वजह से हम इसे निगलेक्ट कर सकते हैं। इसलिए हमारा टॉर्क इक्वेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा स्लिप से। इसीलिए हमारी स्लिप 0 से SM तक जैसी जैसी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे हमारा जो टॉर्क है वो इंक्रीज़ होता जाता है। और SM जो कि स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क है, वहाँ पर हमारा टॉर्क जो है वो एकदम मैक्सिमम हमें मिलता है। लेकिन अगर मोटर की स्लिप SM के आगे बढ़ती है तो हमारा टॉर्क जो कि पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था वो अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। लेकिन ये ऐसा क्यों होता है ये हम अगले केस में देखेंगे। स्लिप इक्वल टू 0 से लेकर स्लिप इक्वल टू SM इसे लो स्लिप रीजन कहते हैं। और ये जो रीजन होता है वो स्टेबल रीजन कहलाता है, क्योंकि हमारी मोटर जो ऑपरेट होती है वो इसी रीजन में ऑपरेट होती है। इस रीजन में हम देख सकते हैं कि स्पीड को थोड़ी वेरी करने के लिए हमें बहुत सारा टॉर्क को वेरी करना पड़ रहा है। या हम ऐसा कह सकते हैं कि बहुत सारा टॉर्क जब वेरी हो रहा है तब जाके कई स्पीड थोड़ी कम हो रही है। इसीलिए इंडक्शन मोटर को एज गुड एज कांस्टेंट स्पीड मोटर भी कहा जाता है। चलिए दूसरा केस लेते हैं कि हमारी स्लिप जो है वो SM से लेकर अब S इक्वल टू 1 की तरफ इंक्रीज़ होती जा रही है। अब क्योंकि स्लिप इंक्रीज़ होती जा रही है
तो जो XR2 था हमारा, जो कि रोटर रिएक्टेंस इन रनिंग कंडीशन, वो अब इंक्रीज़ होता जा रहा है। क्योंकि स्लिप इंक्रीज होने की वजह से हम इसे अब निगलेक्ट नहीं कर सकते, इसीलिए टॉर्क का इक्वेशन जो हो जाएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा S/SX2 होल ब्रैकेट स्क्वायर। इसीलिए टॉर्क इक्वेशन अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/S से। इसीलिए अब अगर मोटर की स्लिप बढ़ती है तो टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने के बजाय अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने की वजह से कम होता जाएगा। स्टार्टिंग कंडीशन पर हमें कुछ टॉर्क देखने को मिलता है। ये टॉर्क जो है वो स्टार्टिंग टॉर्क रहता है और ये कभी ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि मोटर जब स्टार्ट होती है तो वो टॉर्क होने की वजह से ही स्टार्ट होती है, और अगर टॉर्क ही ज़ीरो रहा तो मोटर स्टार्ट ही नहीं होगी। ये जो रीजन है स्लिप इक्वल टू SM से लेकर स्लिप इक्वल टू 1, इसे अनस्टेबल रीजन कहा जाता है, क्योंकि मोटर कभी भी इस रीजन में ऑपरेट नहीं होती और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि टॉर्क जो है वो स्लिप के साथ कम होता जाएगा, जो कि मोटर के लिए अनडिज़ायरेबल कंडीशन है। और हमें ऐसी मोटर चाहिए होती है जो हमेशा मैक्सिमम टॉर्क डेवलप करे। चलिए अब इसी कैरेक्टरिस्टिक्स को थोड़ा और डीप में समझने की कोशिश करते हैं। आपके सामने जो कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई दे रही है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स सिर्फ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए एप्लीकेबल है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स में आप देख सकते हैं कि SM जो कि स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क है, वो राइट टूवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट होता जा रहा है, और एक कंडीशन ऐसी आती है कि एट स्टार्ट, यानी जहाँ पर हमारी स्पीड 0 है, वहाँ पर हमें SM मिलेगा, यानी मैक्सिमम टॉर्क एट स्टार्ट मिलेगा। और हम जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर यूज़ करते हैं, प्रिफरेबली हम स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर हाई स्टार्टिंग टॉर्क एप्लीकेशंस के लिए यूज़ करते हैं, तो इसीलिए हमें स्टार्टिंग कंडीशन पर मैक्सिमम टॉर्क डेवलप होना चाहिए। इसके लिए हमें मोटर सर्किट में कुछ ऐसा करना होगा कि हमारा जो SM स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क है वो स्टार्ट कंडीशन पर मैक्सिमम हो जाए, और ये पॉसिबल हो सकता है सिर्फ R2 और X2 को चेंज करके, क्योंकि X2 तो हमारा कांस्टेंट है, क्योंकि एक बार जो मैन्युफैक्चरिंग मोटर हो गई तो हम रिएक्टेंस चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम स्लिप रिंग मोटर में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाकर रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं। अब स्लिप SM के फॉर्मूलों को देखिए। SM का फॉर्मूला है R2/X2, तो हमें R2 की वैल्यू X2 के इक्वल करनी होंगी, तब हमारी SM की वैल्यू 1 होगी, जो कि स्टार्टिंग कंडीशन की स्लिप की वैल्यू है। और इस कंडीशन पर हमें स्टार्टिंग टॉर्क के मैक्सिमम मिलेगा, जो कि हमें चाहिए था। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए कि हम जब रेजिस्टेंस चेंज करेंगे तो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स राइट से लेफ़्ट शिफ्ट होंगी, पर इसकी मैग्नीट्यूड ये चेंज नहीं होंगी। ये इसलिए क्योंकि मैक्सिमम टॉर्क का फॉर्मूला हमें पता है। क्या है मैक्सिमम टॉर्क का फॉर्मूला? TM = KE2/2X2। इसके अंदर रेजिस्टेंस का कोई पैरामीटर ही नहीं है, इसके लिए रेजिस्टेंस हम कितना भी चेंज कर ले तो मैक्सिमम टॉर्क की मैग्नीट्यूड को हम चेंज नहीं कर सकते। मैक्सिमम टॉर्क की मैग्नीट्यूड को चेंज करने के लिए हमें सप्लाई वोल्टेज की मैग्नीट्यूड को चेंज करना पड़ेगा, तब जाके हमारी मैक्सिमम टॉर्क की मैग्नीट्यूड चेंज होगी। अब देखते हैं कि अगर फ्रीक्वेंसी चेंज हुई तो कैरेक्टरिस्टिक्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी चेंज करने के बाद टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इस तरह दिखेंगी। फ्रीक्वेंसी चेंज होने पर मोटर की सिंक्रोनस स्पीड भी चेंज होगी, क्योंकि सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला है NS = 120 F/P। इसीलिए हम देख सकते हैं कि जैसी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है हमारी सिंक्रोनस स्पीड भी बढ़ रही है। इस कैरेक्टरिस्टिक्स में हम एक चीज़ और देख सकते हैं कि जैसी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है हमारा मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू ये कम होती जा रही है। ये इसलिए क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर इंडक्टिव रिएक्टेंस XL जो कि होता है 2πfL, ये फ्रीक्वेंसी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने की वजह से बढ़ता है। और हमने TM के फॉर्मूले में देखा कि TM के फॉर्मूले में अगर X2 बढ़ा तो TM ये कम हो जाएगा, इसलिए फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर मोटर का टॉर्क ये कम हो जाता है। इससे हमें यह पता चलता है कि अगर हम सिर्फ फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएं तो मोटर की स्पीड तो बढ़ेगी, लेकिन मोटर में जो टॉर्क डेवलप होगा वो कम होगा। इसीलिए हम मोटर ऑपरेशन में कभी भी सिर्फ फ्रीक्वेंसी को नहीं चेंज करते, हम वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को रेशियो में चेंज करते हैं, जिसे हम V/F रेशियो कहते हैं। V/F रेशियो में हम वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को प्रोपोर्शन में वेरी करते हैं,
ताकि ये हमारे मोटर के टॉर्क को अफेक्ट ना करे और मोटर जो है वो डिज़ायर्ड स्पीड पर घूम सके। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दिखाई दे रही है ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए आपके सामने दिखाई गई है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये वाली कैरेक्टरिस्टिक्स और ये वाली कैरेक्टरिस्टिक्स ये दोनों इम्पॉर्टेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको इंडक्शन मोटर की टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स ये समझ में आई। ऐसे ही इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के और भी ज़्यादा वीडियोस देखने के लिए आस्क इलेक्ट्रिकल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। वीडियो आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद।